हेलो दोस्तों। तो आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्रस्ट, प्रेशर और इससे रिलेटेड जो फ्लोटेशन की थ्योरी होती है उसके बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि इस पार्ट में आपका मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर कर लूं। जो बचेगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वैसे ठंडी बहुत है, इस समय आप लोग को सोना ही चाहिए, पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए। खैर, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट क्या है? तो देखिए, थ्रस्ट एक टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है ना, मतलब कि एक सिंपली क्या है, आपका फोर्स है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, थ्रस्ट कोई नई चीज नहीं है। थ्रस्ट सिंपली क्या है, एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? तो नॉर्मली जो हम फोर्स अपनी डेली लाइफ में किसी बॉडी पे एक्सर्ट करते हैं वैसा ही है। तो याद रखिए, जब भी हम, अब थ्रस्ट उसमें नाम कहां से आ गया, तो देखिए जब किसी भी सरफेस पर, ठीक है ना, जैसे कि ये मान लीजिए आपका एक सरफेस है। देखिए ये आपका एक सरफेस है। जब इस सरफेस पर मैं अपने फिंगर के थ्रू एक फोर्स लगाऊं, ठीक है ना, देखिए इस सरफेस पर एक मैं फोर्स लगा रहा हूं। और खास बात ये होगी कि इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स और सरफेस के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, आप समझ मेरी बात। मान लीजिए कि ऐसे एक आपका सरफेस है, ठीक है, लाइक दिस वन, ये आपका एक सरफेस है और इस सरफेस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। अगर इस फोर्स लगे हुए फोर्स और इस सरफेस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तब हम इसी फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है ना। तो थ्रस्ट एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो कि डिफाइन किया जाता है एंगल से। ठीक है ना, जब सरफेस और फोर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। नॉर्मली थ्रस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डाउनवर्ड थ्रस्ट, ठीक है, डाउनवर्ड थ्रस्ट, और एक होता है आपका अपवर्ड थ्रस्ट, या जिसको आप अप थ्रस्ट भी बुक में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। आगे अगर हम चले जाए तो थ्रस्ट के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आती है, जो आपको पूरे चैप्टर में पढ़नी होती है, वो होता है आपका प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, इसको आप डिटेल में पढ़िए। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है थ्रस्ट की भी यूनिट क्या होगी, जो कि फोर्स की होगी, क्योंकि फोर्स ही तो है थ्रस्ट। तो इसकी भी यूनिट, थ्रस्ट की भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, या न्यूटन कह सकते हैं, या फिर हम किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, आई थिंक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो थ्रस्ट की भी यूनिट यही हो जाएगी ना। बात करते हैं प्रेशर की। अब प्रेशर क्या है? देखिए, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बताता है कि किसी सरफेस पर, ठीक है, किसी सरफेस पर, या ऐसे मैं कहूं कि प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मुझे बताता है किसी सरफेस के एक पर्टिकुलर या एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा हुआ है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं कहूं कि प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बताता है कि किसी सरफेस जिसका एरिया ए है उस पर कितना फोर्स, उसके पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर, जिसको कि हम लिखते हैं एफ अपॉन ए। ठीक है ना, वेयर एफ इज कॉल्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, और एरिया क्या है आपका, तो उस सरफेस का पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है ना, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर क्या बताता है, प्रेशर बताता है कि किसी सरफेस के, किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा हुआ है। याद रखिएगा, ये कोई भी फोर्स हो सकता है और किसी भी एंगल पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही लगा रहे। आप इस बॉडी पे बिल्कुल सीधा फोर्स भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे लगा सकते हैं, लेकिन आपको फोर्स लगाना ही है। और उस जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया अगर है तो इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ठीक है ना, जिसको कि हम पी से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि एरिया है किसी सरफेस का, तो अगर मैं उस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूं तो उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, थ्रस्ट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स का एक और फॉर्मूला हो सकता है, वो हो सकता है आपका क्या चीज, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है? अच्छा, यहां तक तो चीज ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहले बता दें कि यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन अपॉन ए क्या है, एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका यूनिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज जानने वाली कि देखिए प्रेशर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो बातें एकदम नोट करिएगा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाई किए गए फोर्स पे। यानी कि किसी सरफेस पर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि फोर्स जितना ज्यादा होगा
जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, आपकी प्रेशर की भी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी चीज कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया होता है, यानी कि जितना एरिया कम होगा, एरिया जितना कम होगा, देखिए एरिया जितना कम होगा प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, इसका डेली लाइफ में अगर आप इसको देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि जब आप देखिए, इसको मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सरफेस है, अब ये मेरी एक उंगली है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए तो सबसे पहले मैं उंगली के बारे में बता दूँ। उंगली का ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया बहुत कम है, ठीक है। अब मैं इससे प्रेशर फोर्स लगाऊंगा तो आप देखिए, ये अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो इसको जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा दबेगा, ठीक है ना। नाउ अब इसी बॉडी पे मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, ऐसे, तो क्या होगा कि ऐसे जब मैं लगाऊंगा फोर्स तो इसका एरिया बढ़ गया। देखिए ये पाम का एरिया बहुत बड़ा ना फिंगर की इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये कम दबेगा। बात समझ रही है, यानी देखिए मैं फोर्स उतना ही लगा रहा हूं जितना मैं पहले फिंगर्स लगा रहा था, लेकिन चूंकि एरिया कम था इस फिंगर का इसलिए ये ज़्यादा दब रहा था। अब चूंकि मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये जो चीज़ है, ये मेरा पाम, इसका एरिया बढ़ गया, तो अब मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो ये कम दबेगा। बस समझा। इसका आप एक डेली लाइफ में एग्जांपल भी देख सकते हैं, बहुत से एग्जांपल हैं। अगर आपके पास एक गद्देदार बिस्तरा हो, ठीक है, तो जब आप उस पर खड़े होते हैं तो आप ये देखते होंगे कि वो गद्दा जो है वो दब जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उस पर सोते हैं तो क्या होता है, वो दबता बहुत ज़्यादा नहीं दबता होगा, बहुत हल्का सा दबता होगा। इसका मतलब ये है, इसका कारण क्या है कि जब आप खड़े होते हैं ना, तो आपके खड़े होने की वजह से जो आपके लेग्स हैं, लेग का एरिया बहुत कम है, तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है। लेकिन जब आप सोते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, इस वजह से वो कम प्रेशर लगाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर लड़कियों को देखिए नॉर्मली या लेडीज़ों को, तो वो हाई हील का सैंडल पहनती हैं, दिख रहा है आपको। तो क्या होता है कि जो हाई हील का जो पीछे का जो होता है ना वो पार्ट, वो बड़ा पतला सा होता है, तो चूंकि एरिया कम होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप स्मूथ चप्पल पहनिए, एकदम फ्लैट चप्पल, इसलिए कहते हैं लड़कियां प्रेशर ज़्यादा लगाती हैं लाइफ में भी और सैंडल की वजह से ज़मीन पर भी, ठीक है। खैर, तो ये बात आपको समझ में आई ना। एक चीज़ समझिएगा कि प्रेशर और फोर्स और एरिया के बीच, देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका देखिए ये चीज़ आप मुझे कैसे मैं समझाऊँ आपको, देखिए ये आपका एक सरफेस है और ये आप इस मेरे फिंगर को ध्यान समझिएगा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस लगाने वाले फोर्स और इस सरफेस के बीच में एक एंगल है, ठीक है ना। तो देखिए ये एंगल मैं चेंज कर सकता हूँ ना, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, देखो ध्यान से। ये आप देखिए, ये है सरफेस, ठीक है, और ये है फोर्स, तो इसके बीच का जो एंगल आप बन रहा है ये चीज़, देखिए ये मैं ऐसे कर दूँ तो एंगल चेंज हो गया, फिर मैं एकदम सीधा कर दूँ तो 90 डिग्री बन गया, ऐसे कर दूँ तो कुछ और बढ़ गया, ऐसे कर दूँ तो कुछ और बढ़ गया, एकदम ऐसे कर दूँ तो एंगल तो बन रहा है ना। इसका मतलब ये है कि फोर्स और एरिया में एंगल, प्रेशर कितना होगा वो इस पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस और जो लगाया गया फोर्स है उसके बीच का एंगल कितना है। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जब भी फोर्स और सरफेस जिसका एरिया ए है के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। याद रहा है, सरफेस और एक ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर, उसको थर्स्टी तो बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फोर्स और एरिया के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तब आपको मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा, ठीक है। और अगर फोर्स और एरिया यानी कि सरफेस के बीच दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो उस केस में आपको जीरो या कोई भी प्रेशर नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो यहां तक की चीजें हैं। नाउ इसके बाद एक दो बातें और रह जाती हैं। यहां से मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए यहां से नाउ जो प्रेशर का जनरल फार्मूला होता है वो कितना होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। देखिए एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि वर्क जो होता है, देखिएगा ध्यान से, वर्क जो होता है वो F इंटू एस होता है, समझते हैं आप। अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा भाई, W अपॉन एस के बराबर। तो यहां से मैं चाहूं तो रख नहीं सकता हूं इसको। तो देखिए आपको प्रेशर की एक नई फॉर्मूले मिल जाएगी, F की वैल्यू यहां से रखिए तो कितना मिल जाएगा आपको, W अपॉन एस, और टोटल का अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W अपॉन एस, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा आपका S इंटू ए, ये भी लिख सकते हैं आप। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि फोर्स के जो फॉर्मूला, फोर्स जो होता है वो mg के बराबर होता है। आपको याद है ग्रेविटेशन फोर्स जिसको हम लोग W बोलते थे, ठीक है। देखिए F W इज इक्वल टू mg तो होता था वेट, और F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो ma क्या, एक जगह यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम F की जगह mg भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसी फॉर्मूले से मैं क्या कह सकता हूं, P इज इक्वल टू F की जगह मैं रख सकता हूं क्या चीज, mg अपॉन, और ये तो आपका है ही, तो एक आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा।
वेयर m क्या है, m जो होता है वो मास ऑफ बॉडी होता है और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको याद है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज और देखिए, चूंकि ओके सो एक चीज आप जानते होंगे, आप चाहें तो इन सब चीजों को नोट करते चलिए। एक छोटी सी बात और कि देखिए देखिए फोर्स का तो फॉर्मूला हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला तो हो गया आपका F अपॉन ए, जिसको मैंने अभी भी डिफाइन किया W से। W इज इक्वल टू क्या था आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F निकालिए कितना हो जाएगा आपका, F इज इक्वल टू W अपॉन S। तो यहाँ से रखते थे आपको क्या मिल गया आपको, W अपॉन S और टोटल का अपॉन ए, एक तो ये मिल गया। अच्छा यहाँ से एक चीज और समझिए, हम चूंकि जानते हैं कि जो पावर होता है, ठीक है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, W अपॉन टी होता है, ठीक है, जानते हैं आप लोग, वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं W निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई, टाइम इनटू पावर। नाउ इसी चीज को आप इसमें प्लेस कर दीजिए, तो देखिए एक प्रेशर का एक अलग से फॉर्मूला मिल जाएगा। तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इनटू पावर, तो T इनटू, अच्छा मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होगा, ये प्रेशर है, ठीक है ना, और ये पावर है, P इंटू टी और अपॉन S अपॉन ए, ये भी आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कुल मिला के 5-6 फॉर्मूले आपके प्रेशर से रिलेटेड होते हैं, आप चाहें तो इन सब चीजों को नोट कर लें, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टार्टिंग में बताइए कि भाई प्रेशर का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसी को हम पास्कल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई 1 पास्कल क्या होता है, तो चलिए इसको ही हम देख लेते हैं भाई, छोटी सी चीज है, पास्कल किसे बोलते हैं। नाउ सो डिफाइन 1 पास्कल यूनिट, इसको हम शॉर्ट भाषा में ऐसे भी लिखते हैं 1 PA, पता है ना, जानते ही होंगे आप। तो 1 पास्कल क्या होता है, तो याद रखिए, अगर मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए कि एक ऐसे समझिए, मेरे पास एक सरफेस है जो 1 मीटर लंबा है 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे मान लीजिए कि एक सरफेस है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, ऐसे, ठीक है, लाइक दिस वन। और इस सरफेस पर मैं नॉर्मल एक फोर्स लगा रहा हूं, नॉर्मल फोर्स का मतलब थ्रस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल फोर्स यानी कि थ्रस्ट, जिसकी वैल्यू हो 1 न्यूटन, ठीक है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले सरफेस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, तब हम कहेंगे कि जो अप्लाइड प्रेशर है इस सरफेस पर, उसकी वैल्यू 1 पास्कल के बराबर है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप पावर की प्रेशर की अदर यूनिट के बारे में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और बताइएगा, जरूरी नहीं कि बस सुन लिए मेरी राम कहानी और हो गया काम, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात थी प्रेशर की। नाउ चलिए इसका 1-2 एग्जांपल और भी है प्रेशर का, देखिएगा ध्यान से। तो चाकू होता है ना, चाकू, अगर आप देखिए तो चाकू के 2 साइड होते हैं। अगर आप चाकू को ध्यान से देखिए, खैर मेरे पास चाकू तो नहीं है, कंघी है, इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी, इसमें काफ़ी सारे बाल हैं, छोड़ देता हूँ, ठीक ओके। तो अगर आप चाकू को ध्यान से देखिए, तो चाकू का एक जो साइड होता है ना, बड़ा पतला होता है, ठीक है, और दूसरा साइड होता है थोड़ा मोटा होता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा काटने का, मोटे तरफ से नहीं कटेगा, लेकिन पतले की तरफ से काटेंगे तुरंत कट जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए जो पतले साइड होता है ना, उसका जो सरफेस एरिया होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और प्रेशर तो आप तब भी उतना ही लगाते हैं, ठीक है ना भाई, फोर्स लगाते हैं उस पर। तो क्या होता है कि जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, और इसी वजह से पतले साइड की तरफ से कट जाता है। लेकिन जैसे ही आप चाकू उल्टा करते हैं, जो मोटा साइड होता है उसको अगर आप आलू पे रखिए, उतना ही फोर्स लगाइए, उतना ही प्रेशर अप्लाई कीजिए, उतना ही फोर्स लगाइए, तो क्या होता है कि प्रेशर कम लगता है। क्यों, क्योंकि एरिया जो होता है मोटे साइड का चाकू के, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, जबकि आप फोर्स आप उतना ही लगाते हैं। आप समझ रहे हैं, ये सब बहुत जेन्युइन बातें हैं, नॉर्मल लाइफ में यूज करने वाले। चलिए, तो इसके बिहाफ पे मैं आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आप चाहे तो लिख लीजिए। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, लाइक दिस वन, ऐसे। आप चाहे तो इसको बना लें, मैं थोड़ा सा रुकिए, मैं बना लेता हूँ ऐसे। ये मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, ओके, और ये बॉक्स जो है सपोज करिए कि एक टेबल पे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स के बारे में क्या कहा गया कि इस बॉक्स का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है ये चीज़, ठीक है ना, वो आपका 30 सेंटीमीटर है। चलिए भाई, और कहा गया कि इस बॉक्स का जो मास है ना, जो मास है वो कितना है आपका, वो मान लीजिए कि आपका 2 किलोग्राम है। चलिए,
ये क्वेश्चन था। तो और मान लीजिए ये टेबल है आपका, ये टेबल है जो ज़मीन पे रखा हुआ है, लग रहा है ना टेबल है, फील कर लीजिए, मेरे फीलिंग को समझिए, ठीक है। चलिए, तो ये बॉक्स है, वो बॉक्स एक टेबल पे रखा हुआ है, भावना आप समझो। तो कह रहा है कि भाई ये बॉक्स जो है इस टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो सबसे पहली बात, अच्छा दो क्वेश्चन इसमें राइज हो रहा है कि जब बॉक्स का मतलब वो हिस्सा जो नीचे है, पहला क्वेश्चन यही है कि मान लीजिए कि वो ऐसे मैंने बॉक्स को रखा कि जिसका जो वो हिस्सा कि जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर हो और जो ब्रेथ हो वो 30 सेंटीमीटर। पहला केस कि जो मतलब मेरे समझ कहने को मतलब ये है कि जो बॉक्स है, ठीक है ना, वो कुछ ऐसे प्लेस किया गया है कि जहाँ पे वो टच हो रहा है टेबल पे टच होने के बाद एक साइड तुम्हारा 20 सेंटीमीटर हो और जो लेंथ हो वो आपका 30 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया कितना हो 30 इंटू 20 का। और दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रेशर तब निकालिए जब एरिया हो 30 इंटू 10 का। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेशर ही निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है भाई, F/A। ओके, नाउ F कितना होगा, सबसे पहली बात F लगेगा कहाँ से और कैसे। तो यानी अगर आप देखिए ध्यान से तो इस बॉडी का मास है, ठीक है ना, आई बात समझ में आई आपको, बॉडी का एक मास है और चूंकि ये टेबल पे रखा हुआ है ना, देखिए ये मान लीजिए टेबल है, ठीक है ना, और ओके, तो इस टेबल पे लेट सपोज कि ओके, तो मान लीजिए कि ये आपका टेबल है, ठीक है ना, और इस टेबल पे ये मेरा जो हाथ है, ठीक है ना, पाम है, इसको आप बॉडी समझिए, ये रखा हुआ है ऐसे, मैं फोर्स लगा नहीं रहा हूँ, कोई बॉडी है, ऐसे मैं आपको बॉडी दिखाता हूँ लाइक दिस ना। चलिए ये आपका एक ओके मिल गया, बड़ा अच्छा बॉडी मिला है मुझे। सो ओके, क्वेश्चन रुक जाए यार, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, उस टेबल पे सपोज करिए ये एक बॉडी है, ठीक है ना। अच्छा मैं बॉडी के बारे में बता दूं कि ये कह रहा है कि बॉडी का ब्रेथ 20 है, लेंथ 30 है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहली बात तो कह रहा है कि ऐसे रखा हुआ है और दूसरी बार कह रहा है कि ऐसे रखा हुआ है, मतलब पहली बार ये टेबल पे ऐसे रखा हुआ है और दूसरी बार टेबल पे ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों केस में हमको प्रेशर बताना है। तो देखिए ये बॉडी पे ऐसे रखा हुआ है, तो आप कॉमन सेंस सोच के बताइए इस पे फोर्स, इस टेबल पे फोर्स लग किस वजह से रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी का मास होगा और चूंकि ये बॉडी अर्थ पे है यानी कि एक जी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, तो फोर्स एक्चुअली में mg लग रहा होगा। आप समझ रहे मेरी बात। तो अगर आप ध्यान से समझिए इस चीज को, तो उस केस में जो फोर्स है वो किसके बराबर लग रहा होगा, mg के बराबर अपॉन एरिया कितना हो जाएगा। तो पहली बात देखिए यही तो वो बॉडी है, ये वाला जो एरिया है यही तो इस पे रखा हुआ है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, जितना इसका लेंथ होगा जितना इसका ब्रेथ होगा। तो पहले केस में कह रहा है कि 20 इंटू 30 रखा हुआ है, यानी कि 20 लेंथ इंटू 30 का ब्रेथ हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ निकाल लीजिए m कितना हो जाएगा, कितना क्वेश्चन में दिया है 2 किलोग्राम। सो 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, ऑब्वियसली मैं 10 ले लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, मैं बहुत ज़्यादा गणितज्ञ तो हूँ नहीं, ठीक है। सॉल्व कर जाइए, आपका जो आंसर आएगा वही आपका प्रेशर है। ऐसे ही आप केस 2 में करिएगा। आप समझ रहे इस क्वेश्चन को। तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ इसको चाहे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको सिंप्लिसिटी। चलिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, क्वेश्चन चाहे तो लिख दीजिए, इस पे एक फोर्स लगा हुआ है। अच्छा इस सरफेस का एरिया कह रहा है कि 0.5 मीटर स्क्वायर है और इस पे एक फोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। फोर्स कितना है, तो उस पे अच्छा प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी इस फोर्स जो लगा हुआ है, ठीक है ना, वो आपको निकालना है और तब निकालना है कि जब ये कह रहा है कि प्रेशर जो है इस पे वो 200 पास्कल के बराबर है, तो आपसे थ्रस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा थ्रस्ट का मतलब ही हो गया कि इस सरफेस और लगे हुए फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। चलो तो ये तो हुई बात प्रेशर की, ठीक है। इसको लगाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपसे हो ही जाएगा। और लगाते लगाते भावनाओं मत बचाइएगा क्योंकि यूनिट आप लोग लिखना बड़ा जल्दी भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा ना। आगे चलते हैं। एक चीज समझिएगा कि प्रेशर की स्टडी, ठीक है ना, प्रेशर की स्टडी हम लोग हमेशा दो जेन्युइन पार्ट में करते हैं। एक तो प्रेशर तब हम पढ़ते हैं जब सॉलिड सिस्टम हो, जैसे कोई बॉडी हो, जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है ना, सरफेस एक सॉलिड है, तो सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं, एक तो वो प्रेशर होता है। एक तब हम पढ़ते हैं, एक स्टडी हम करते हैं किस पे, फ्लूइड पे, फ्लूइड्स पे, ठीक है। अच्छा ये फ्लूइड्स क्या है, तो याद रखिएगा हर वो चीज जिसका कोई शेप नहीं होता है लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में एबल होते हैं, उन सभी चीजों को हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि पानी का शेप नहीं है लेकिन वो तैर सकती है, ठीक है ना, एक जगह दूसरी जगह तो फ्लो कर सकती है, तो वो एक फ्लूइड है। जैसे कि आपके घर में रखा हुआ
स्प्राइट, ठीक है, दूध, ये सब क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है ना। ऐसे ही गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जितने भी गैसेज या हवा जो भी है, तो हवा भी क्या है, एक फ्लूइड है। कैसे? क्योंकि हवा का कोई शेप और साइज नहीं होता, ठीक है, और दूसरी चीज़ की हवा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती है, तो वो भी एक फ्लूइड है। तो आप समझिएगा कि फ्लूइड यानी कि प्रेशर को हमको दो जगह स्टडी करना होता है, एक तो सॉलिड सिस्टम में, एक फ्लूइड सिस्टम में। और फ्लूइड सिस्टम में भी दो जगह, कौन कौन सी जगह, एक लिक्विड फॉर्म में, सॉरी एक लिक्विड सिस्टम में, और एक होता है आपका गैसियस सिस्टम में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इसको तो अभी आपको खैर नहीं पढ़ना है बहुत डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको इस चैप्टर में यानी कि 9th क्लास में जानना ही है। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो हमको एक्चुअली में आगे जो पढ़ना है वो है प्रेशर इन अ फ्लूइड सिस्टम। बट इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा एक चीज और जानना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है आपका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। चलिए, तो अब ये डेंसिटी कौन सी चिड़िया का नाम है? चलिए भाई, तो बात आती है डेंसिटी क्या है, कौन कम वक्त है सब। चलिए भाई, तो आप लोग जानते होंगे कि डेंसिटी क्या होती है, अगर नहीं जानते तो फिर से सुनिए। द डेंसिटी इज डिफाइंड मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या मैं ऐसे कहूं एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास या कितना अमाउंट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है, उसी को ही हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी एक तो नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और जैसा कि मैंने बताया अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, और अमाउंट ऑफ मैटर को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, मास, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये स्मॉल नहीं कैपिटल भी होता है। नॉर्मली रो से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी हम लोग स्मॉल डी भी यूज कर लेते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, बट याद रखिएगा रो ज्यादा जरूरी है, ठीक है आपका। तो डेंसिटी का मतलब हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी भाई इसकी, बहुत सिंपल सी बात है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है। या मैं इसे कह सकता हूं रो इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया इंटू हाइट। क्यों भाई, गलत है कुछ? एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या बताता है, वॉल्यूम ही तो बताता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप चाहें तो दोनों चीज लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको समझना चाहूँ तो देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और देखिए एरिया का हाइट में मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का किससे मल्टीप्लाई हुआ है, हाइट से। तो आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसको बताता है, वॉल्यूम ही तो बताता है। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख लें, ठीक है। ओके, तो ये तो होगी छोटी सी बात, डेंसिटी क्या होता है। लेकिन डेंसिटी से रिलेटेड एक छोटी सी बात और आती है, वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लूइड प्रेशर आपको पढ़ना है तो रिलेटिव डेंसिटी आपको समझ में आना चाहिए। तो आप चाहें तो लिख लें कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। देखिए रिलेटिव का मतलब ही हो जाता है किसी बॉडी की डेंसिटी का कंपैरिजन करना किसी दूसरी चीज से। अब वो दूसरी चीज क्या है जिससे आप सारी बॉडी के डेंसिटी का कंपैरिजन करेंगे, तो वो चीज होती है आपकी वाटर। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, हमेशा याद रखिएगा, छोड़िए, डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैं कहूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको कह सकते हैं ना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख लें, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। ये तो हो गया डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी। अच्छा ये भी याद रखना चाहिए कितने डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी जो है ना, पानी की डेंसिटी जो है उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी डेंसिटी कम होती है। तो याद रखिएगा ये जो मैंने वैल्यू लिखी है पानी की डेंसिटी, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर लिखी हुई है, याद रखिएगा। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि पानी की डेंसिटी कितनी है, तो आप कहिएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रहेगा ये बात। अच्छा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है नाउ, अगर मैं ये कहूं कि देखिए मैंने बताया कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कंपैरिजन करना, ठीक है ना, किसी दूसरे मैटर की डेंसिटी से। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा कंपेयर की जाती है वाटर की डेंसिटी से एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव डेंसिटी, तो आप लिखेंगे डेंसिटी, लिख जाइए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी
ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ में? किसी भी चीज की ऊपर कोई दूसरी बॉडी की डेंसिटी होगी, नीचे आपका वाटर की ही डेंसिटी होगी। ठीक है, ऐसे ही इसके बहुत से फॉर्मूले निकल सकते हैं आप डेंसिटी के लिए। तो एक तो ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी डेंसिटी निकाल सकता है। ऐसे आप निकाल सकते हैं डेंसिटी इस फॉर्म में कि देखिए मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी डेंसिटी ही देगा आपको। ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, या फिर हम तीसरा चीज ये भी कह सकते हैं कि देखिए वेट रिलेटिव डेंसिटी यहां से भी निकल सकती है। रिलेटिव डेंसिटी वो हो जाएगा आपका वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों चीजें की, देखिए तीनों चीजें, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी आपको रिलेटिव डेंसिटी देगा। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको रिलेटिव डेंसिटी बताएगा। और वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको दो बॉडी के बीच का रिलेटिव डेंसिटी ही बताएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एकदम अच्छे से याद करिए इसे। चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है ना। और फ्लूइड कौन सा फ्लूइड? तो फ्लूइड यहाँ पे हम बात करेंगे लिक्विड को लेकर। ठीक है, चलिए भाई, तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। बोर तो नहीं हो रहा है ना आप लोग? होइएगा भी मत, होके भी क्या कर लेंगे, सो जाओ, 10 मिनट बाद फिर वीडियो देखना। चलिए तो बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है ना, फ्लूइड मतलब कौन सा फ्लूइड? लिक्विड। ठीक है, चलिए लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड क्या होता है? सबसे पहली बात तो आप जानते हैं, दूध दही दही नहीं सॉरी, हाँ दही भी। ठीक है, दूध दही दारू बियर ये सब लिक्विड तो है, लेते रहिए। चलिए नाउ सबसे पहली बात तो ये कि एक चीज़ समझिएगा, मान लीजिए अच्छा लिक्विड है तो किसी न किसी कंटेनर में होगा, नहीं तो बह जाएगा ना वो। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा भगोना बना लेते हैं, डब्बा बर्तन, और उसमें हम ढेर सारा पानी भर लेते हैं। पानी कम मत करिएगा, नहीं पानी नहीं भरेंगे हम लोग, पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग उसमें दारू भरेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये तो हो गया आपका वाटर। ऑब्वियस सी बात है वाटर है, और ये मान के चलते हैं कि इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। तो आप मुझे बताइए कि इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? पता चली गया होगा आपको। तो कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चल इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। पहली बात, अच्छा मान लीजिए कि ये पानी जो है इसमें H हाइट तक भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम डबाडब है। ठीक है, तो कुछ बातें आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, और याद रखिएगा पॉइंट नंबर 1, मैं लिखवाना नहीं हूं, बस बताऊंगा आपको, आप नोट करिए उसको, हिंदी में ही नोट करिए लेकिन नोट करिए। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि पानी हमेशा जो बर्तन के साइड्स होते हैं ना, इनकी जो ये जो सरफेस है, दिखा ना आपको, ये जो भगोने का सरफेस है, वाटर हमेशा इस पर एक फोर्स हमेशा लगाते हैं। देखिए कहीं भी आप देखेंगे, ठीक है ना, यानी पानी जो है बर्तन के वेसल के सरफेस पर हमेशा एक फोर्स लगाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये फोर्स याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 2, ये जो फोर्स लगता है किसी भी पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। यानी फ्लूइड के थ्रू किसी भी वेसल के सरफेस पे लगाया गया फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और आपको याद है कि जब किसी सरफेस, अब चूंकि ये सरफेस का एरिया होगा, तो किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर लगाया गया फोर्स हमेशा क्या होता है? थ्रस्ट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी जो है वेसल के सरफेस पर एक थ्रस्ट अप्लाई करता है। याद रहेगा आपको? ठीक। दूसरी पॉइंट, दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा कि पानी जो प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है ना, प्रेशर जो अप्लाई करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पानी की डेंसिटी पर। यानी जो भी लिक्विड होगा, मैं पानी की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूं, जो भी लिक्विड होगा उस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, डेंसिटी याद है ना, क्या होता है? सोच बताओ फटाफट।
अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो याद रखिएगा पानी जितना ज़्यादा डेंस होगा, यानी कि या सॉरी मैं जो फ्लूइड है जितना डेंस होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, याद रहेगा। चौथा पॉइंट, पानी जितना ज़्यादा भरा होगा यानी पानी का हाइट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। एक चीज़ याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि अमाउंट ऑफ लिक्विड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पानी बहुत ज़्यादा हो और डेंसिटी बहुत कम हो तो भी प्रेशर कम ही होगा, पानी कम हो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो भी प्रेशर ज़्यादा होगा। बस समझ में, यानी कि पानी कितना ज़्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, पानी की डेंसिटी कितना ज़्यादा है उससे फर्क पड़ता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। पहली चीज़, प्रेशर अमाउंट ऑफ वाटर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। पांचवी पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट कि अमाउंट ऑफ ये फ्लूइड पे प्रेशर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, या लिक्विड कह सकते हैं, या मैं ये कहूँ, या छठवीं पॉइंट आप चाहिए पांचवें पॉइंट में नोट कर लीजिए कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी प्रेशर डिपेंड नहीं करता, और किस बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन का शेप कैसा है। हो सकता है बर्तन का शेप ऐसा हो, ठीक है, या हो सकता है बर्तन का शेप ऐसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, मान लीजिए तीनों में सेम ही पानी है, ठीक है, देखिए तीनों अलग अलग शेप है और तीनों में मान लीजिए कि एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। बात समझिएगा मेरी, और तीनों का टेम्परेचर सेम ही है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो पहली बात तो ये कि तीनों में भरा हुआ पानी जो है उन सबकी डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। तीनों में एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, इन तीनों में प्रेशर कितना होगा, तो याद रखिएगा इन तीनों में प्रेशर जो है हमेशा बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रही है, याद कर लीजिएगा ये पॉइंट, ओके। बस में समझाइए। तो याद रखिएगा प्रेशर जो है वो वाटर की डेंसिटी और वाटर कितने हाइट तक भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि वाटर है किस चीज़ का या लिक्विड किस चीज़ का है। वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं आपको अच्छा एक तीसरी चीज़, अच्छा एक छठवीं बात ये कि जो वाटर है सब ये भी जरूरी है कि वो रखा कहाँ है, मतलब अर्थ पे रखा हुआ है कि मार्स पे रखा हुआ है कि सूरज की तली पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूँ तो किसी लिक्विड के थ्रू लगने वाला जो प्रेशर है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। बात समझ रही मेरी। तो मैं आपको ये चाहे तो आप 5-6 बात लिख सकते हैं, आपको अगर नहीं याद होगा तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो को और ये 6 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किस पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला देता हूं, अगर इन तीनों को आप मिलाइए, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ये एक आपको जनरल फॉर्मूला मिलेगा, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, मतलब मन ना कर तो मत लिखिए, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है भाई कि यहाँ तो प्रोपोर्शनल थी तो यहाँ इक्वल कैसे हो गया, तो खैर आप वो भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। तो ये रो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए पी प्रोपोर्शनल टू रो जी एच हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पी इज इक्वल टू के हो जाएगा, के रो जी एच हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इन सारी चीज़ों की वैल्यू 1 ले लूँ, रो जी एच और पी सब की वैल्यू 1 ले लूँ, तो के कितना मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, और जैसे की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो पी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, रो जी एच के बराबर ही। तो खैर इसकी जरूरत है नहीं आपको, मेन चीज़ समझने वाली आपकी बात ये है, मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो इतनी बात अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आई तो और भी अच्छा है, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा 9th का एग्जाम बोर्ड में देना है, देना तो 10th वाला है ना लोग को। खैर ये तो बात हो गई कि पानी जो है सरफेस जिस बॉडी पे रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। अगर इसमें मैं कोई दूसरी बॉडी भी डाल दूं, लेट सपोज कि एक बॉडी अगर मैं इसके अंदर मर्ज कर दूं तो इस पर भी कुछ इसी तरह इतना ही प्रेशर लगेगा। वो कैसे लगेगा तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग को जो पढ़ना है एक्चुअल में वो इसी थ्योरी को समझाने की कोशिश करता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो थ्रस्ट है, ठीक है ना, वो 2 टाइप का है, एक तो डाउनवर्ड थ्रस्ट और एक होता है आपका अपवर्ड थ्रस्ट, या जिसको कि हम बाइंड फोर्स भी कहते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी बाइंड लिखते कैसे हैं यार, मुझे तो ये भी नहीं क्लियर है तो जैसा भी हो, गलत होगा तो अलग बात है। BUOYENT बाइंड फोर्स, इतना खतरनाक कम वक्तों का तो नाम रहता है कि क्या ही कहा जाए। चलिए तो सबसे पहली बात कि बाइंड फोर्स क्या है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, मान लीजिए कि वो वेसल ही था आपका, ठीक है, उसी को ले लेते हैं वापस। इसमें पानी अच्छा हाइट तक भरा हुआ है, वे जल्दी से भरा जा। अच्छा दुनिया का पानी नीचे से ऊपर भरता है, मेरा पानी ऊपर से नीचे भर रहा है, थोड़ा आप लोग इसको समझ रहे हैं ना मेरे बकलोलई पना को। खैर चलिए तो सबसे पहली बात तो ये जानना कि अब थ्रस्ट क्या है। तो
देखिए जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, वो तो एक बात तो हो गई कि वो सरफेस पर एक फोर्स लगा रहा है। होता क्या है कि जब हम, अब ऑब्वियस सी बात है लिक्विड यहाँ भी है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे एक बीचों बीच में इतने हिस्से में ऐसे, लेट सपोज कि मैंने एक छोटा सा मग रखा हुआ है, मग या जग जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, इसको पूरा मैंने पानी के अंदर डुबा रखा है, ठीक है, ऐसे जरा समझिएगा कॉमन सेंस से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो इस बॉडी के ऊपर है वो जो पानी है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि पानी जो है लिक्विड है और लिक्विड एक प्रेशर अप्लाई करता है, तो इस पे एक नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। जो इधर है वो इस बॉडी पे एक प्रेशर लगा रहा होगा, जो इधर पानी है वो इस पे तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा जो नीचे है, ध्यान समझिएगा, जो नीचे है वो भी तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, मेरी बात समझी नहीं। तो देखिए होगा क्या कि ये ऊपर वाला पानी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और नीचे वाला पानी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन तो फोर्स का ही होगा। तो ऑब्वियसली बताइए कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो बॉडी किसी जो फ्लूइड है किसी बॉडी जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट। बात समझ रही है। और ऐसा होने से क्या होता है ना कि जब पानी में हम किसी बॉडी को डालते हैं तो होता क्या है कि एक फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है, एक फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है। क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए नेट फोर्स उस बॉडी पे कम फील होता है। बात समझ रही है। इसीलिए कभी आप पानी में कोई हैवी चीज़ डालिए, पहले उसको आप एक काम करिएगा, 1 किलो का ईंटा ले लीजिएगा या थोड़ा भारी ईंटा लीजिएगा, उसको पहले आप तौल लीजिएगा या ऐसे ही महसूस करिए कितना भारी है, और फिर एक बाल्टी में पानी भर के फिर डालिएगा और देखिएगा बहुत आराम से उठ जाएगा। उसके पीछे का कारण यही है कि नीचे जो पानी होता है ना, पानी वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट। बात समझ आई। और अप थ्रस्ट को नॉर्मली हम बाइंड फोर्स भी कहते हैं। अप थ्रस्ट को हम नॉर्मली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अप थ्रस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम नॉर्मली, किससे करते हैं भाई जल्दी बोलो, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि देखिए ये बॉडी है तो इस बॉडी का अपना मास तो होगा ही, और चूंकि मैं इसको देखिए मान लीजिए यही बॉडी है, इसको मैं पानी में अगर डालूंगा तो इसका अपना मास होगा, चूंकि ग्रेविटी होगी नीचे तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, यानी कि इसका एक वेट भी होगा जो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर। बात समझ रही है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर देखिए ये क्या होगा आपका अप थ्रस्ट फोर्स, जिसको यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है आपका वेट mg। तो मैं आपको 3 केसेस बता रहा हूं। अगर अप थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू mg से कम हो, एक केस तो ये हो जाएगा। यदि अप थ्रस्ट की वैल्यू वेट mg के बराबर हो, या फिर अप थ्रस्ट की वैल्यू वेट mg से बड़ी हो। चलो ऐसा होता है ना। इन तीनों केसेस में होगा क्या, इन तीनों केसेस में क्या होगा कि जब बॉडी, मान लीजिए यही बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी को मैंने पानी में डाला, तो अगर इस बॉडी का वेट इस पानी के अप थ्रस्ट से ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ये जाके पूरा डूब जाएगा। बस मेरी, अगर मान लीजिए कि यही आपको मान लीजिए कि बस मेरे आपको, तो अगर वेट जो बॉडी हम डुबा रहे हैं अगर उसका वेट पानी के अप थ्रस्ट यू से ज्यादा है तो वो जाके सीधे डूब जाएगा, एकदम नीचे चला बैठ जाएगा, ठीक है ना। अगर अप थ्रस्ट और बॉडी का वेट दोनों दूसरे के बराबर हैं तो क्या होगा ना कि देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये सीधे जाएगा एकदम बिल्कुल ऐसे जाकर रुक जाएगा, मतलब पूरी बॉडी पानी के अंदर होगी, जो ऊपर का लेयर होगा ना वो बिल्कुल पानी के लेयर पे ही होगा। बस समझ रहे हो। और अगर अप थ्रस्ट बॉडी के वेट से ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, पानी जो है इसको डूबने ही नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ। बस समझ रहे हो, ऐसे तैरता रहेगा ऊपर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। तो इस केस में क्या हुआ, बॉडी डूब जाएगी। इस केस में क्या होगा, बॉडी का सारा पार्ट डूबा रहेगा, ऊपर का सरफेस जो है बिल्कुल ऊपर लेयर पे रहेगा। और इस केस में क्या होगा, बॉडी को डूबने नहीं देगा, ऊपर ही रहेगा एकदम, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई कोई लिक्विड कितना अप थ्रस्ट लगाता है तो उसके लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, या बायनेंसी फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। थोड़ा मैथमेटिक्स है, उम्मीद तो यही कि समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो और मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस जो मैं निकालने जा रहा हूँ मैथमेटिकली उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि एक ड्रम है बड़ा सा और इसमें मन भर पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये रहा मन भर पानी, पानी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पानी भरा हुआ है बराबर। अच्छा, इसमें मान लीजिए कि मैं ये एक ऐसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसको मैं इसके अंदर ऐसे डुबा दे रहा हूँ कहीं पे, यहाँ पे ऐसे किसी एक समय पे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक। ऐसे मान लीजिए एक बॉडी है जो कि किसी एक टाइम पे मैंने पानी में डुबाया और
इतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये ऐसे किसी टाइम यहाँ पे आके डूब गया। यही वो बॉडी है, ये ड्रम है, ये मैंने ऐसे इसके अंदर सब से डुबा दिया। ठीक है, चलो भाई, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये डूबा। अच्छा, पहली बात तो हम ये मान लें कि ये जो मैंने बॉडी डुबाई है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई, अगर इतना कुछ नहीं है तो कुछ बातें जो हम मान के चलेंगे कि ये पानी है, ऑब्वियस है, अगर पानी है तो इसकी, या कोई लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो होगी। ओके, ये पानी है चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, देखिए ये पानी है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब इसका मास होगा, नीचे mg काम करेगा। ठीक है, यानी इस पानी पे एक नीचे mg काम करेगा ही करेगा, इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम। चलिए, इग्नोर तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, गर्लफ्रेंड को भी नहीं। चलिए, अच्छा एक चीज मान लीजिए कि ये तो खैर ड्रम था आपके, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि ये बिल्कुल ये ड्रम का लेवल है ऐसे, वहां से इसका जो सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये आपका H1 हाइट है। ठीक, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ये मान लीजिए पानी का रो है, ठीक है। इसका एरिया कितना है, इस छोटे ड्रम का, छोटे बॉडी का एरिया मान लीजिए है। अच्छा, इसका जो दूसरा लेयर है, दूसरा जो सबसे नीचे वाला लेयर है, मान लीजिए कि उसकी जो सबसे ऊपर से हाइट है वो आपका H2 है। चलिए, ठीक है। एक बात तो क्लियर है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इस बॉडी पर ये ऊपर वाला पानी जो है एक प्रेशर लगाएगा, कोई डाउट नहीं है, और नीचे वाला पानी जो है उस पर एक प्रेशर लगाएगा। क्यों भाई, कोई समस्या? मान लीजिए इस पे P1 लगाएगा, इस पे P2 लगाएगा। तो सबसे पहले हम P1 P2 ही कैलकुलेट करते हैं। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स प्रेशर होता कितना है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्यों भाई, कोई समस्या नहीं है? यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? मान लीजिए कि देखिए, अब चूंकि P1 है, एरिया देखिए पूरी बॉडी का एरिया तो सेम ही है, क्योंकि मान के चलते हैं सेम है, तो ऑब्वियस बात है जब ऊपर से लगेगा तो P1 फोर्स लग रहा है, तो F1 आपका फोर्स होगा। तो यहाँ से मैं अगर F1 की वैल्यू निकालना चाहूँ बाबू, तो कितनी हो जाएगी? F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P1A हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि जो P होता है वो किसी भी लिक्विड के लिए वो किसके बराबर होता है? रो जी एच के, याद रहा ना? तो आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए P की जगह कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा रो जी एच ए। एच क्या है? इस लेवल पे हम बात करें ना, यहाँ पे इस लेवल पे, तो ऊपर से कितना हाइट पे है? H1, तो H की जगह कितना हो जाएगा आपका? H1। ठीक ना, वैसे ही P2 कितना हो जाएगा आपका? कैलकुलेट कीजिए, तो जाएगा आपका F2 अपॉन ए, चूंकि सरफेस एरिया सब पूरा बराबर है पूरी बॉडी का। जैसे ऐसे ऐसे मान लीजिए, ये चीज़ देखिए, ये बॉडी है ना, ये पता नहीं क्या है, ओल्ड स्पाइस फ्रेश लाइम, दारू लगा है। अच्छा, कुछ और है, फ्रेश लाइम, कुछ मर्दों की क्रीम है, सॉरी लिक्विड जो है। खैर, तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो इसके हर पॉइंट पे जो सरफेस एरिया है सेम ही है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक किसी पॉइंट पे आप चेकिए तो सरफेस एरिया आपका सेम ही है, बस वैसे ही बॉडी में यहाँ भी ले रहा हूँ। खैर, तो यहाँ पे F2 इक्वल टू P2 इक्वल टू F2 ओवर हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? P2 ये हो जाएगा ना। P2 की वैल्यू अगेन वैसे ही हम प्लेस कर सकते हैं, सो विल गेट F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो जी, यहाँ पे H2 हो जाएगा। अच्छा, रो क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि लिक्विड तो सेम ही है, तो रो ही रहेगा। जी की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, क्योंकि 9.8 या 10 होती ही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और H2 आपकी हो गई ना। ये क्लियर है? अच्छा, हम चाहें तो यहाँ से F2 माइनस F1 निकाल सकते हैं इस इक्वेशंस का यूज करके। थोड़ा निकालिए, कितना हो जाएगा भाई? देखिए, अच्छा इसी को मैं कह देता हूँ नेट, इसको देखिए, नेट फोर्स, एक इधर से लग रहा है फोर्स, इधर से फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा ये, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए? नाउ पहले इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जाएगा आपका F2 रो जी H2A माइनस रो जी H1A। सॉल्व कर जाइए। तो एक तो हम थोड़ा, मैं इसको मिटा दूँ क्या? ये मिट गया। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वन। सो F इज इक्वल टू, देखिए F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से आप कॉमन लीजिए, सो A और A कॉमन हो जाएगा, रो जी तीनों कॉमन हो जाएगा, तो रो जी इंटू A कॉमन हो जाएगा, यू विल गेट H2 माइनस H1। ठीक, बस में। अच्छा, H2 माइनस H1 क्या था याद है ना? उसको हम H मान लें। H एक्चुअली क्या था? वो बॉडी ही थी, वो बॉडी का हाइट था। और आप थोड़ा ध्यान समझिए, देखिए ये जो था ना ऐसे, ये पानी फिर भरा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक की हाइट H1 थी, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट क्या थी आपकी? H2। तो H2 माइनस H1 निकालेंगे तो ये तो निकलेगा, यानी इस बॉडी की हाइट ही थी। ठीक है, तो हम उसको H लिख सकते हैं एक्चुअली में। सोच पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ से आपका F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए F इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी ए
और ये है आपका एक्चुअल मैच। ठीक है, नाउ अगेन देखिए रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू जी ए इंटू एच, ये तो लिखा हुआ है। और आप देखिए तो ए इंटू एच क्या होता है, वो भी तो वॉल्यूम ही होता है। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी फोर्स क्या हो जाएगा आपका एक्चुअली में एम जी के बराबर हो जाएगा। और एम जी कुछ और नहीं होता है, वेट होता है। वेट किसका होगा, जो बॉडी मैंने उसमें डुबाई है वही तो। और ये फोर्स क्या बता रहा था, ये एक्चुअली में बता रहा था आपको बाइंड फोर्स के ही बारे में, यानी कि अब थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी उसी की वैल्यू को बता रहा था। यानी कि यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, आप चाहे तो उसको बड़े अच्छे से लिख भी सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ। तो एक डिफिनेशन यहाँ से समझ में आई कि किसी लिक्विड, लिख जाइए आप, पहले मैं लिख देता हूँ, लिखिए 10 यहाँ से, ठीक है, 10 दी अपथ्रस्ट is defined is defined is defined as the weight of the liquid liquid displaced by the immersed part of the body, इसका मतलब क्या हुआ, thus the upthrust is defined as the weight of liquid displaced by the immersed part of the body। यानी कि क्या मतलब हुआ, पहले आप लिख लीजिए इसका, फिर मैं आपको 2 मिनट की मीनिंग बताता हूँ आपको। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी लिक्विड कितना थ्रस्ट लगाएगी एक्चुअली में वो बराबर होगा वो जो बॉडी आपने डाली थी ना उसका कितना पार्ट पानी में है उसके वेट के बराबर। शायद आपको बात ही नहीं समझ में आई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये आपका पानी है पूरा, उस पर पानी में ऐसे डुबा दिया पूरा, ठीक है ना, तो इस पर कितना अपथ्रस्ट लगेगा आप सिंपली निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, बस इस बॉडी का आप क्या निकाल लीजिए, वेट निकाल लीजिए। तो जितना वेट इसका रहेगा, ठीक है ना, जितना भी ये मान लीजिए पानी पूरा डूबा हुआ है तो इसका वेट मान लीजिए जो भी है आपका W है, तो इस पर उतना ही अपथ्रस्ट भी लगेगा। आप समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो ये तो थी आपकी मीनिंग, ये था आपका पूरा का पूरा फिजिक्स फ्लोटेशन का। एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है और मैं थोड़ा सा उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, और वो है आपका आर्किमिडीज का थ्योरम। तो इसके लिए मैं एक पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा और उसी पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे लगाएंगे, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर ही आपका पूरा एंड हो जाएगा। सो थैंक यू और ठंडी एंजॉय करिए।